हेलो एवरीवन, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है यार, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जब एक वायर के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू एक करंट का फ्लो होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसके बाद हमने देखा कि जब अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर को रखते थे तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता था। ठीक है, इसका यूज करके हमने इलेक्ट्रिक मोटर भी बनाया था। तो अब हमें देखना है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके करंट को इंड्यूस करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके करंट इंड्यूस कराएंगे। ठीक है, तो चलो कुछ एक्टिविटी पहले देख लेते हैं कि जिसके थ्रू हमें पता चला था कि हाँ यार कैसे मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके करंट इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक हमने क्या लिया, एक सिलेंडर ले लिया। ये चाहे हो सकता है पेपर का हो या किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये सिलेंडर इस शेप का। ठीक है, इसके ऊपर हमने वायर से एक इस तरीके से वाइंडिंग कर दिया, हमने इस तरीके से वाइंडिंग किया। अब दोनों एंड को, ये जो वायर के जो दोनों एंड हैं, इन दोनों एंड को हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। वायर के दोनों एंड को किससे कनेक्ट किया हमने, गैल्वेनोमीटर से। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट। अब देखा क्या कि जैसे ये सपोज मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो जैसे ही इस मैग्नेट को इसकी तरफ या इससे दूर ले जा रहे थे तो हमने देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा था। जैसे ही इस मैग्नेट को इसके पास ला रहे थे या इससे दूर ले जा रहे थे तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या हो रहा था, कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा था। ठीक है, अब हमने देखा कि ये डिफ्लेक्शन कब होगा कि जब इस कॉइल के थ्रू या इस सर्किट में क्या हो जाए, एक करंट का फ्लो होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यार इसमें ये मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, क्या इंड्यूस हो रहा है, करंट। तो ये जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो एक तरीके से क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं इसको, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, एक और हमने एक्सपेरिमेंट लिया, उसमें दो कॉइल बनाए हमने। ठीक है, जैसे मान लिया हमने दो ऐसे सिलेंडर ले लिए, एक ये रहा हमारा सिलेंडर और एक दूसरा सिलेंडर हमने लिया ये। ठीक है, अब इन दोनों सिलेंडर के ऊपर हमने वायर से की वाइंडिंग की, ये इस तरीके का कुछ एक कॉइल फॉर्म किया, ये इस तरीके का, और इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से एक स्विच के थ्रू। ये रहा हमारा बैटरी और एक स्विच के थ्रू हमने क्या किया कि इस कॉइल को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमने वायर की एक वाइंडिंग की, और जब वायर की वाइंडिंग की तो इसके दोनों एंड को हमने एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। जैसा पिछला सेटअप था एग्जैक्टली वैसा ही किया हमने। ठीक है, अब हमने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को ऑन किया हमने, फिर से ये गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। जैसे ही स्विच को ऑन कर रहे थे ये गैल्वेनोमीटर क्या कर रहा था, उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। फिर हमने देखा कि जैसे ही स्विच को ऑफ कर रहे हैं तो उसमें फिर उस टाइम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, यानी जब स्विच को ऑन कर रहे हैं और ऑफ करते समय सिर्फ यही दोनों टाइम हमें क्या दिख रहा था, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। तो यार हमने सोचा कि आखिर ऐसी क्या चीज़ चेंज हो रही है जैसे ही स्विच को ऑन करे या ऑफ करे, या फिर जैसे ही मैग्नेट को उसके पास लाए या उससे दूर ले जाए, तो क्या चेंज हो रहा है जिस कारण से ये करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ पहले मैग्नेट के केस में ऑब्जर्व किया कि अगर ये बार मैग्नेट है, ये सपोज नॉर्थ हो गया और ये साउथ पोल। ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है कि यहाँ से नॉर्थ पोल से बाहर निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है। ये कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही यहाँ पे साउथ पोल में ऐसे एंटर होता है। अब एक बात देखो, जैसे जैसे हमने देखा कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हो रही है, ज़्यादा कम हो रही है। जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हो रही है, ये कम हो रही है, यानी एक तरीके से चेंज हो रहा है।
तो हमने सोचा कि यार जैसे ही इस बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लाए या इस कॉइल से दूर ले जाए, दोनों केस में क्या होगा कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस कॉइल से पास करेंगी वो क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि यार एक बात सोचो कि जब ये अगर मान लो इतना दूर है, अगर ये इससे और पास आ जाए तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे क्रॉस करेंगी वो इंक्रीज होगी, और जैसे ही इसको दूर ले जाए वैसे ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इससे क्रॉस होंगी वो कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है और इस कारण से हो सकता है कि ये करंट इंड्यूस हो। फिर यहाँ पे हमने देखा कि यार जैसे ही स्विच को ऑन कर रहे हैं तो इससे करंट का फ्लो हो रहा है, और जब इससे करंट का फ्लो हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस कर रहे थे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेंगे, ये चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो अब पहले जब ये स्विच ऑफ था उस समय इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही ऑन किया हमने इससे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करने लगी। ठीक है, फिर जैसे ही इसको ऑफ किया तो पहले कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, अब क्या हो गया, घट के 0 हो गया। यानी एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि दोनों केस में क्या कॉमन है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्रॉस कर रही है कॉइल को उसका चेंज होना, कि इसमें भी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही है इस कॉइल से वो चेंज हो रहा है, इसमें भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं वो चेंज हो रहा है, और जब चेंज हो रहा है उसी टाइम पे करंट इंड्यूस भी हो रहा है। यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ मैग्नेटिक या इफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, चेंजेज, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ कॉइल चेंजेज, ठीक है, देन करंट इंड्यूसेज। ठीक है, यानी एक तरीके से जब भी आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करोगे किसी भी कॉइल के थ्रू तो उससे क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। और ये एक तरीके से ये जो करंट हमने इंड्यूस किया है वो किसका यूज करके किया, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके, इसलिए हमने इसको क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि आप मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फिनोमेना ऑब्जर्व हुआ था वो एक फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। किसने, फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने ये चीज़ ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमने 2 कॉइल लिया, इस कॉइल जिसके थ्रू करंट फ्लो करा रहे हैं उसको हमने क्या नाम दिया, प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी कॉइल, कि जिससे करंट जो होता है वो फ्लो होता है, और जिसमें करंट इंड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जिस कॉइल में करंट का फ्लो कराया जाए, ठीक है, उसको प्राइमरी, और जिसमें करंट इंड्यूस हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो गया कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस in which we induce current, in which we induce current, ठीक है, by changing number of magnetic field lines, by changing number of magnetic field lines through number of magnetic field lines थ्रू अ लूप। ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू अ लूप, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EMI। ठीक है, तो कभी आपको अगर EMI लिखा हुआ है मतलब वो किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। 12th में ये आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस केस में करंट इंड्यूस होगा और किस में करंट इंड्यूस नहीं होगा। पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये रहा,
ठीक है, ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें अगर एक हम लोग लूप ले रहे हैं, स्क्वायर लूप ले लिया, चलो एक स्क्वायर लूप ले लेते हैं। ये स्क्वायर लूप को हम लोग इधर की डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा इन्फिनिटी तक मान सकते हैं एक्सटेंडेड है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि क्या इस लूप में जो करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात देखो कि इस लूप में मैंने करंट इंड्यूस होने के लिए क्या कंडीशन बताई कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना, क्या होना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होना चाहिए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है तो जाकर के करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो एक बात सोचो, ये लूप अगर ऐसे मूव कर रहा है, मान लो कि अभी के टाइम अगर 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है इस लूप को, जब ये लूप यहाँ पे है उस समय इस लूप को 100 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। ठीक है, अगर ये लूप कहीं यहाँ पे आ जाए, ठीक है, अगर ये लूप यहाँ पे आ जाए, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड पूरा इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है, तो अभी भी कितनी लाइंस क्रॉस करेंगे, 100 लाइन। जब इस पोजीशन पे है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, 100। यहाँ पे जब होगा तो भी कितनी लाइंस क्रॉस करेंगे, 100। तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं इस लूप को, वो चेंज नहीं हो रही, और अगर वो चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, यानी क्या होगा, नो करंट इंड्यूसेस, नो करंट इंड्यूसेस। अभी डायरेक्शन पे आएंगे हम लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये जैसे मान लो एक ये ऐसा लूप रखा हुआ है, ठीक है, ये लूप कुछ इस तरीके का रखा हुआ हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जैसा एक लूप है इस तरह का, ये ऐसे रखा हुआ, ऊपर से एक मैग्नेट जो है वो फॉल हो रहा है, ये मान लो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी एक तरीके से ये लूप है, ऊपर से मैग्नेट ऐसे आ रहा है, क्या करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा। तो चलो यार एक बार देखो कि जैसे ये लूप अगर देखेंगे, ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नेट इसमें पास आएगा, क्या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, हाँ होंगी, क्योंकि जब अगर मैग्नेट यहाँ पे होगा तो अगर अभी मान लो कि 4 लाइन अगर क्रॉस कर रही हैं तो अभी 4 से ज़्यादा करेंगे, तो जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस लूप को क्रॉस कर रही हैं वो चेंज हो रहा है, यानी इस केस में भी क्या होगा, इस केस में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, करंट विल इंड्यूस। ठीक है भाई, इस केस में क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। एक केस देखते हैं कि जैसे मान लो अब लूप कुछ इस तरीके से रख दिया हमने, ये लूप एक ऐसा ले लिया हमने, ठीक है, अब ये मैग्नेट अगर इसकी तरफ आ रहा है या इससे दूर जा रहा है, कहीं भी ले लो, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल, या तो ये इसकी तरफ आ रहा है या इससे दूर जा रहा है। अब जो लूप है हमारा वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और मैग्नेट या तो ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो अब एक बात सोचो कि जब अगर मान लो ये मैग्नेट इसके पास आएगा तो फिर से क्या होगा कि पहले कम लाइन क्रॉस करेंगे, फिर बाद में ज़्यादा, जब दूर जाएगा तो पहले ज़्यादा लाइन क्रॉस करेंगे, बाद में कम, तो फिर से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस, करंट जो होगा वो करंट विल इंड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक ऐसा कॉइल लिया हमने और एक ऐसा कॉइल लिया, ठीक है, इससे करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूअसली, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये रखा हुआ है। ठीक है, एक लूप, मतलब 2 लूप लिया हमने पैरेलल एक दूसरे की, एक ऐसा लूप है और एक ऐसा लूप। ठीक, इसमें क्या हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक बार देखो कि अगर इसमें 5 एम्पियर का करंट 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर 10 लाइन अगर इसको क्रॉस कर रही है तो कॉन्टिन्यूसली कितनी लाइंस क्रॉस करेंगे, 10 लाइन, क्योंकि करंट क्या है, कांस्टेंट है, करंट क्या है, कांस्टेंट।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इस लूप को क्रॉस कर रही हैं वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे नो करंट इंड्यूसेस, नो करंट इंड्यूसेस। हाँ, लेकिन अगर मान लो जिस समय आप इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो कराना स्टार्ट करोगे, ठीक है, या जिस समय 5 एम्पियर का करंट फ्लो कराना बंद करोगे, उस समय ज़रूर चेंज होगा, उस समय इसमें करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, कि जैसे मान लो सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह का, ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ठीक है, पहले इस लूप का रेडियस, एक लूप रखा हुआ है जिसका रेडियस कितना है R1, एक लूप है जिसका रेडियस कितना है R1। थोड़ी देर बाद इस लूप का रेडियस इंक्रीज होकर के कितना हो गया R2, इस लूप का रेडियस इंक्रीज होकर कितना हो गया R2। अब एक बात बताओ कि जैसे ही हम लोग लूप का रेडियस बढ़ा रहे हैं, लूप का रेडियस बढ़ा रहे हैं, तो उस समय क्या करंट इंड्यूस होगा? तो हाँ होगा। क्यों? क्योंकि पहले अगर मान लो कि अगर 50 लाइनें क्रॉस कर रही, तो जैसे जैसे हम इसका लूप का रेडियस इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस करेंगी वो भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि करंट विल इंड्यूस, करंट जो होगा वो क्या होगा, करंट विल इंड्यूस। ठीक है भाई, इस केस में भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे फ्लेमिंग ने उस समय एक लेफ्ट हैंड रूल दिया था, तो इसके लिए जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के लिए उसने एक राइट हैंड रूल दिया। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो यहां से देखो इसने ये बताया था कि अब हम लोग स्ट्रेच जो करेंगे, जैसे मान लो जो अपने 3 फिंगर वही जैसा वहां पे लेते थे वैसा ही यहाँ पे भी, लेकिन अब किसको स्ट्रेच करेंगे, राइट हैंड के अपने फिंगर्स को। तो अगर 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, तीनों को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरह से कि तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जैसा मैंने अभी स्ट्रेच किया है, ये 4 फिंगर इधर है, इससे 90 डिग्री के एंगल पे मिडिल फिंगर, और ये थंब इससे 90 डिग्री के एंगल। अब इसमें क्या होगा कि ये 4 फिंगर जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड को। 4 फिंगर किसको, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ये थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर या फिर मोशन ऑफ लूप जो भी है। ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो जो मिडिल फिंगर होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमने देखा 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। थंब तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। तो मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक रॉड है। ठीक है, कंडक्टर है, इसका नाम दे दिया हमने AB। अब ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, तो चलो मैंने कहा पहले तो स्ट्रेच कर लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फील्ड को। फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, तो पहले फील्ड के डायरेक्शन में कर लिया। उसके बाद ये थंब तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो कि इधर की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रोटेट कर लूँ। तो ये जो मिडल फिंगर है वो किधर शो कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। किधर के डायरेक्शन में, ऊपर। तो हमारा जो करंट इंड्यूस होगा वो किधर के डायरेक्शन में होगा, A से B की तरफ। किधर करंट इंड्यूस होगा, तो A से B की तरफ। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो और ये जो रॉड है जिसका नाम हम लोग ले लेते हैं PQ, ये इधर के डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ये जो बोर्ड का प्लेन है
उससे बाहर की तरफ, किधर आ रहा है, आउट ऑफ द प्लेन। अगर प्लेन का जो बोर्ड का जो प्लेन है उससे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो चलो हमें क्या देखना है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो चलो यार पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में देखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये हमने स्ट्रेच कर लिया। अब जो मोशन हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है, क्योंकि प्लेन और जो बोर्ड का जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर, तो इसको ऐसे रोटेट कर लो, ये रहा ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये थंब जो है वो मोशन ऑफ कंडक्टर। तो ये जो मिडिल फिंगर है वो किसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन। यानी यहाँ भी जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, P से Q की तरफ, P से Q। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है। ये रॉड कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। ये मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब एक बात देखो कि अब इसमें देखना है कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो अब एक बार देखो यार, मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ठीक है। जो मोशन ऑफ कंडक्टर है वो भी इधर की तरफ है, लेकिन हमारा रूल ये क्या बताता है, क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यानी ये क्या शो कर रहा है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो इनके बीच का थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, नो करंट इंड्यूसेस। यानी एक बात ध्यान रखो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड और किसके बीच, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है, उनके बीच का थीटा अगर 0 डिग्री हो या फिर थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो, थीटा क्या हो, 0 या 180, तो दोनों केस में क्या होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होता है, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखना कि जब थीटा जो हो 90 डिग्री होता है उस समय जो करंट इंड्यूस होता है, जो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होता है। इंड्यूस्ड करंट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है। ये चीज़ मैं मैक्सिमम क्यों होता है वो आपको जब NTSC वाला पार्ट स्टार्ट करूँगा उस समय मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है ये मैक्सिमम कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर। जब 0 180 कोई करंट इंड्यूस नहीं, अदर देन 0 180 हो तो उस केस में करंट इंड्यूस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और एक रॉड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री पे ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये A है, ये B है। पहला सवाल अपना ये है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी है यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर है, उनके बीच का एंगल क्या है। यार काफ़ी लोग सोचेंगे कि हाँ यार 37 है, 37 नहीं है। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है, जो एंगल बिटवीन किसके बीच, मैग्नेटिक फील्ड एंड किसके बीच, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये मोशन ऑफ रॉड, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो पहले तो यही चीज़ समझते हैं कि एक बात देखो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, जो कंडक्टर है वो ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये ऐसे जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। वैसे भी ऐसे देख सकते हैं कि ये जो कंडक्टर है वो इस बोर्ड के प्लेन में मूव कर रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस बोर्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो अभी भी थीटा कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब एक बात देखते हैं, चलो डायरेक्शन निकालना अपने को कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो यहाँ से देखिए, तो यार पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मोशन क्या रहा, तो इधर के डायरेक्शन। यहाँ से देखो,
अगर मैं ऐसे कर दूँ तो हो जाएगा कि ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ये इधर की तरफ, तो करंट किधर इंड्यूस होगा, तो बी से ए की तरफ। तो करंट जो इंड्यूस होगा वो कहाँ से कहाँ तक, तो बी से ए की तरफ होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसा ही है, और इसमें अब एक इस तरह का जो एक वायर रखा हुआ है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है, अब अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो हमें मैग्नेटिक करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ठीक है, तो फिर से देखते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये ऐसे और ये इधर की तरफ ऐसे जा रहा है ये, तो करंट किधर की तरफ, बी से ए की तरफ। तो हमारा करंट जो होगा वो किधर इंड्यूस हो रहा है, बी से ए की तरफ। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, ये चीज़ आप लोग ध्यान से देखना। ये जैसा मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे हम लोग लूप कुछ इस तरीके का ले रहे हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। इसको हमें लेना है पार्ट 1, ठीक है, और इसको लेना है पार्ट 2। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। मान लेते हैं इसको P, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, ये अगर ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो अब हमें बताना है कि पूरे लूप में करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, P से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन क्लॉकवाइज, दूसरा ऑप्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी दे देते हैं एक, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो यार एक बात देखो, ये ऐसे मान लो कि ये मैग्नेट इधर की तरफ मूव कर रहा है ये लूप। ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे यार कि इसमें ये तो ऊपर वाला जैसा ही है, तो इसमें क्या होगा Q से P और इसमें शायद इधर की तरफ, तो गलत है बेटा। इसमें कोई करंट इंड्यूस ही नहीं होगा। क्यों कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि एक बात देखो, जैसा हमने एग्जांपल जो स्क्वायर लूप वाला लिया था वहाँ पे क्या रीजन बताया था मैंने, कि अगर ये लूप अगर इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करेंगी वो चेंज ही नहीं होंगी। यहाँ भी देख लो कि अगर मान लो अभी 50 लाइन क्रॉस कर रही हैं तो थोड़ी देर बाद ये जैसे जैसे मूव करता जाएगा वैसे वैसे इसमें भी 50 लाइन ही क्रॉस करेंगी। तो इसलिए क्या होगा कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं हो रही, तो जब अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो अब कुछ लोगों के मन में आता होगा यार सर इसमें तो इंड्यूस हुआ था, अब इसमें क्यों नहीं हो रहा, तो देखते हैं। ठीक है, जो पार्ट 1 देखते हैं हम लोग, पहले हम लोग पार्ट 1 समझते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें पार्ट 1 अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके का है, ये P है और ये Q है, ये इधर की तरफ जा रहा है। अब एक बात देखते हैं, ये क्या बताएगा कि अगर फ्लेमिंग लेफ्ट राइट हैंड रूल से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, थंब इधर की तरफ, तो करंट इधर की तरफ, तो Q से P की तरफ इंड्यूस होगा उसमें। सेकंड पार्ट अगर जब कंसिडर करें, ठीक है, पार्ट 2 कंसिडर करें, इस केस में क्या आएगा, इसमें भी एक बार देख लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का है, ये P है और ये Q है। अब एक बात सोचो, ये पूरा लूप जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो ये भी किधर जाएगा, इधर की तरफ, v वेलोसिटी से। फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, ये किधर, Q से P की तरफ, तो जो करंट इंड्यूस होगा वो किधर होगा, तो Q से P की तरफ। चलो अब ये क्या बोल रहा है कि यार इधर से Q से P जाओ, ये बोल रहा है इधर भी Q से P जाओ। तो क्या एक बात सोचो कि इधर से करंट आएगा, इधर से करंट आएगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या होगा, कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये ऐसा करंट आए और ये इधर से थोड़ा सा बचा करके ऐसे
निकल जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये क्या होगा कि ये इधर करंट भेजना चाहता है, ये इधर करंट भेजना चाहता है, तो इसीलिए इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, लिया था ये ऐसा स्क्वायर लूप, इस तरीके का लूप ले लिया हमने। अब ये जो मूव कर रहा था तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि हम लोग बात करेंगे डायरेक्शन की। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। ठीक है, एक एक करके देखते हैं इसको। तो चलो यार, ए बी जो है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं। ये हमारा ए बी है। ठीक है, ए बी अगर देखें तो ये ए बी क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। ए बी है इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। चलो फिर राइट हैंड रूल लगाते, ये अंदर की तरफ, ये इधर की तरफ, मोशन ऑफ कंडक्टर। अब हमारा मिडल फिंगर किधर शो कर रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो यार करंट, अब ये तो थिन वायर है तो करंट ऐसा तो होगा नहीं कि नीचे से ऊपर तक जा पाए, तो इसीलिए इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं बी सी, ये रहा हमारा बी, ये रहा सी, इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। बी सी अगर देखें, ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये थंब इधर की तरफ, तो ये करंट B से C की तरफ, यहाँ पे करंट के इधर इंड्यूस होगा B से C। फिर से CD वाला केस एग्जैक्टली AB जैसा है, तो इसमें भी कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। AD अगर देखें तो ये किधर जा रहा है, V वेलोसिटी से। AD किधर जा रहा है, V वेलोसिटी से। तो ये अगर V वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ये बनाया हमने AD, ये हमने बनाया AD, ये इधर की तरफ V वेलोसिटी से जा रहा है। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, इधर की तरफ मोशन करंट A से D की तरफ। अब एक बात सोचो, इन दोनों में तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। ये क्या चाहता है कि ऐसे करंट, ये क्या चाहता है इस तरह से करंट। इसीलिए क्या होगा कि जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, जीरो। नेट करंट जो इंड्यूस होगा वो कितना होगा, जीरो। तो इसीलिए हमने देखा था उस समय कि उस लूप में क्या हो रहा था कि कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो चले यार फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल देख लेते हैं कि इफ वी स्ट्रेच आवर फोर फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ आवर राइट हैंड, थंब को किसका, आवर राइट हैंड। ठीक है, सच दैट राइट हैंड, सच दैट all are perpendicular to each other, all are perpendicular to each other and फोर फिंगर जो है वो किसके डायरेक्शन को शो करे, फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद जो मिडिल फिंगर होना चाहिए, सॉरी थंब जो होना चाहिए वो किसको, थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। Then middle finger will give the direction of किसका,
करंट या इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट के फॉर्म में हो गया, ठीक है, कभी स्कूल के एग्जाम वगैरह में आता है तो, ठीक है। चलो